गुड मॉर्निंग गर्ल्स। वेलकम टू कोस्ट अकाउंटिंग क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। मार्जिनल कोस्टिंग का ही ये एक पार्ट था। मार्जिनल कोस्टिंग मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मार्जिनल कोस्टिंग में हम टोटल कोस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि कॉस्ट में होने वाले चेंजेस का हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसे हम फाइंड आउट कर सकें, उसे इजीली कैलकुलेट कर सकें। यानी कि अगर आपके आउटपुट में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो इन चेंजेस का, स्पेशली वेरिएबल कॉस्ट में होने वाले चेंजेस का आपके प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, उसे ही नोट करना हमारा कहलाता था मार्जिनल कोस्टिंग। अब हम मार्जिनल कोस्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ब्रेक इवन चार्ट। आई होप स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन में हम मोस्टली जो क्या कंसीडर करेंगे, आपको पता है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं जहाँ पे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी फर्म को, किसी बिजनेस को ना ही कोई प्रॉफिट होते हैं ना ही कोई लॉस होते हैं। इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट को हम नो पॉइंट प्रॉफिट या ज़ीरो लॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको सेल्स से मिलने वाला रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। यानी कि जितना आपकी लागत आई है उतने ही आपके पैसे आपको रिकवर हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ उतना ही रिकवर किया जितनी लागतें थी। तो इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा कुछ भी ना तो अर्न किया और ना ही आपका लॉस हुआ। इसीलिए हमने इसको कहा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई फर्म ना ही बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रही है ना ही लॉस अर्न कर रही है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये एक तरह से डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका सेल्स वॉल्यूम, यानी कि उस सेल्स वॉल्यूम के पॉइंट पे जहाँ पे आपके टोटल रेवेन्यूज़ और टोटल एक्सपेंसेस दैट इज टोटल कॉस्ट, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हम इसको ज़ीरो प्रॉफिट या ज़ीरो लॉस वाला पॉइंट भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल है जहाँ पे उसकी सेल्स इनकम उसके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाते हैं। यानी कि S इज इक्वल टू TC, दैट इज़ फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। सेकंड, यहाँ पे आपको मिलने वाले टोटल रेवेन्यू आपके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाते हैं। और थर्ड, कंट्रीब्यूशन के लिए हमने किया था S माइनस VC, तो यहाँ पे आपका C इक्वल टू FC क्या आ जाता है, क्योंकि S माइनस VC, नीचे आपका आया था C में से जब आपने FC माइनस किया था तो आपके पास आया था प्रॉफिट। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, हमने S माइनस VC किया था तो मेरे पास C आया था। इसमें से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दूं तो मेरे पास बचे थे या तो प्रॉफिट या लॉस। अब मैं कह रही हूँ ब्रेक इवन पॉइंट को मैंने कहा ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये मेरे को मिलने वाले प्रॉफिट या लॉस तो ज़ीरो हो जाएंगे, ये तो मिल ही नहीं रहे। इट मीन्स जो आपका C था माइनस VC मैंने किया तो प्रॉफिट आया था। अगर मैं कह रही हूँ ये प्रॉफिट मेरे ज़ीरो हैं, कैसे? जैसे मैं कहती हूँ 1 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन है, माइनस 1 लाख ही मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूँ तो क्या बचा? ज़ीरो। यानी कि जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम हो जाता है तो आपके होने वाले प्रॉफिट्स ज़ीरो हो जाएंगे। इस केस में आप क्या कहोगे? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी जो सेल्स है वो आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी यहाँ पे सेल्स हो जाएगी, यानी कि आपकी सेल्स विल बी इक्वल टू TC, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लागतें ही रिकवर कर रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे हो। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक बेसिक नॉलेज थी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को सेल्स करने पर सिर्फ अपनी लागतें ही रिकवर हो रही है, ना ही कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है।
उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी या जो अभी हमने डायग्रामेटिकली किया, प्रैक्टिकली किया, इसलिए हम इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे अगर हम सेल्स करते हैं तो हमारे लॉसेस हो जाएंगे, इससे ज़्यादा सेल्स करते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स किसी भी फर्म को इतना सेल्स तो करना ही करना है जहाँ पे एटलीस्ट उसे कोई लॉस ना हो। अगर इससे ज़्यादा सेल करते हो तो आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे। अब बात आती है एजम्पशंस की, यानी कि जब हमने ब्रेक इवन एनालिसिस किया तो हमने कुछ मान्यताएं ली। जैसे पहला, हमने अपनी टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड कर दिया। दूसरा, हमने कहा कि प्रोपोर्शनेट वेरिएबल कॉस्ट लिया, यानी कि हम कहते हैं कि जितना मर्जी प्रोडक्शन कीजिए आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज सेम रहेगा। तीसरा, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक कांस्टेंट रहती है, चाहे आप ज़ीरो प्रोडक्शन कीजिए या फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कीजिए, आपको मिलने वाली जो फ़िक्स्ड कॉस्ट आपकी है वो हमेशा आपकी सेम रहेगी। उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस हमने अज्यूम किया है कि जब तक आप अपना वो बिज़नेस कर रहे हो, वो प्रोडक्शन को जब तक आप सेल नहीं कर रहे हो, आपका सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। उसके बाद लीनियर बिहेवियर, यानी कि आपकी जो चाहे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स लाइन कॉस्ट है, आपकी सेल्स की कॉस्ट है, आपने कहा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई जिगजैग नहीं आएगा। ये हमने सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट के लिए एजम्पशंस ली हैं। उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जब तक आपका वो प्रोडक्शन है वो आप सेल नहीं कर रहे हो, तब तक आपकी मशीन्स, आपकी प्रोडक्शन, आपकी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम स्टॉक को कहीं भी कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया वो सारा हमने सेल कर दिया। उसके बाद हमने एक और अजम्पशन ली कि हमारे प्राइस लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्राइस लेवल इन द सेंस ऑफ मटेरियल, इन द सेंस ऑफ लेबर एज वेल एज ओवरहेड्स, यानी कि इनका जो पर यूनिट हमने प्राइस रख दिया, ब्रेक इवन पॉइंट कहता है कि इनमें चेंज आएगा ही नहीं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपने सिर्फ अज्यूम करने कि हम एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो तो आपने फिर से अज्यूम किया हुआ है कि आपका सेल्स मिक्स हमेशा वही रहेगा, उतने ही प्रपोर्शन में आप अपने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेचने वाले हो, क्योंकि आपने फिक्स्ड की अजम्पशन ली हुई है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, जो आपको कहता है कि सिर्फ कॉस्ट ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके प्रोडक्शन को और आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। अब बात आती है लिमिटेशंस की। ब्रेक इवन पॉइंट हमने बहुत सारी एजम्पशंस पे या ब्रेक इवन एनालिसिस कुछ मान्यताओं के ऊपर हमने इसको ड्रॉ किया था। पहला हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, क्या सारी कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है? द आंसर इज़ नो। कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिनको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो फिक्स्ड होंगी या वेरिएबल होंगी। दूसरा, हम कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम कह रहे हैं कोई चेंज ही नहीं होगा। क्या हमारी टेक्नोलॉजी में, क्या मशीनरी के यूज़ में, क्या आपके प्राइस लेवल में, सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। इन चेंज्ड कंडीशंस में आपके प्राइसेस भी चेंज होते हैं, तो इसलिए ब्रेक इवन एनालिसिस यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो जाता है। थर्ड, लीनियर बिहेवियर, हमने कहा कि हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट जाएंगी, जिगजैग नहीं आएगा, लेकिन अगर मार्केट में सडनली कोई चेंज हो जाता है तो हमारी वो लाइंस स्ट्रेट नहीं रहेंगी। उसके बाद हमने कहा कि ओपनिंग स्टॉक का हम यहाँ पे स्टॉक की बात ही नहीं करते, नाइदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग। इट मीन्स क्या जितना हमने प्रोडक्शन किया वो सारा सेल हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में? एंड द आंसर इज़ अगेन नो, क्योंकि स्टॉक के लिए ब्रेक इवन पॉइंट में कोई जगह नहीं है, और हमेशा किसी बिज़नेस में ऐसा नहीं होता कि जितना हमने प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा सेल हो जाए। उसके बाद हमने सेल्स में भी कोई चेंजेस नहीं किए। ब्रेक इवन पॉइंट में हमने कहा कि हम मैक्सिमम और ऑप्टिमम प्रोडक्शन की बात नहीं करते, हम सिर्फ मैक्सिमम की बात करते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी और उतने मेरे प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। बट बिज़नेस का पर्पस क्या होता है? बिज़नेस में प्रोडक्शन ऐसे लेवल पे किया जाता है जहाँ पे आपके साधनों का इष्टतम उपयोग हो, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नॉट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो आपका जो पर्पज़ होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि प्रोडक्शन आपको उतना करना है जिस पर लागतें भी कम आए और आपके रेवेन्यूज़ भी बढ़ते जाए, ना कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कीजिए। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा एज्यूम करते हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। आप कहते हो कि सभी फर्म्स एक जैसे प्राइस पे ही गुड्स को बेचेंगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, बट रियल में ऐसा नहीं होता। उसके बाद सेल ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, यानी कि एक डाउटफुल हमेशा रहता है कि बिज़नेस क्या एक ही प्रोडक्ट सेल करेगा, क्या उतने ही मार्जिन्स रहेंगे?
तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट के अगर कुछ अजम्पशंस सही हैं तो कुछ इलॉजिकल हैं, जो कि रियल लाइफ में हर बिज़नेस के लिए सेम नहीं हो सकती। अब बात आती है कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे मेन है प्रॉफिट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ये अलग अलग कुछ डिसीजंस हैं, इन डिसीजंस को हम मैनेजरियल डिसीजंस कहते हैं, जो कि हम ब्रेक इवन पॉइंट या अपने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या फिर हम मार्जिनल कोस्टिंग के बेसिस पे हम लेते हैं। तो अब बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करना है। या तो हम हमारे पास फिगर्स दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उनकी हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हम डायग्रामेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशंस भी दी होती हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे कर सकते हैं, या फिर हम ग्राफिक मेथड दैट इज़ यूज़ ऑफ डायग्राम्स। सबसे पहले हम इक्वेशन मेथड की बात करते हैं। इक्वेशन मेथड कहता है कि अब तक आपने जो पढ़ा है, जो हमने अब तक वो अपना फॉर्मूला किया था S माइनस VC, फिर आया था कंट्रीब्यूशन में से FC माइनस किया तो प्रॉफिट। अब हम इसको रिवर्स करके चलें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा था S माइनस किया था VC, फिर आया था कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ C, फिर हमने इस C में से माइनस किया था FC, तो सेल्स में से अल्टीमेटली मुझे FC भी माइनस करना है, ठीक है। फिर माइनस करके सब कुछ माइनस करके मेरे पास आया था प्रॉफिट। तो अब मैं अगर कह सकती हूँ कि मुझे सेल्स करनी है तो मुझे क्या करना है, S विल बी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस VC उधर जाके प्लस हो जाएगा, FC भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरी सेल्स है वो मेरी टोटल लागत और इसके इक्वल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे बात की इसकी। अब हम कहते कि मेरी जो सेल्स है दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस TC। अगर प्रॉफिट अर्न करना है, अगर प्रॉफिट ज़ीरो हो रहे हैं तो S का मतलब सिर्फ TC हमने लेके चलना है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ पर यूनिट लेना है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट लेना है और फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 5000 रुपये। तो X मान लिया कि मेरी X यूनिट सेल हुई हैं, तो सेलिंग प्राइस 10 इंटू X, वेरिएबल X इंटू 6 और फिक्स्ड आपकी 5000। तो इक्वेशन क्या बनी, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट तो आपके ज़ीरो हैं। अब हमने कैसे निकाला ब्रेक इवन पॉइंट, ये 6 आप इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 5000, 4x इज इक्वल टू 5000, तो x की वैल्यू होगी 1250। यानी 1250 यूनिट्स अगर आप बेचते हो तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। सेकेंड है कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड वही आपने जो पढ़ा हुआ है, S माइनस V इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आपका हम इसको ग्रोस मार्जिन भी कह सकते हैं, यानी कि इट इज़ द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट contribution is available to recover the fixed cost, and after reducing fixed cost from contribution we get either profit or loss। अगर आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कोस्ट से कम है, जैसे मैं कहती हूँ कंट्रीब्यूशन आपका 80,000 है, फिक्स्ड कोस्ट आपकी 1 लाख है, तो आपके पास नेगेटिव में आएगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में लॉस है। और अगर कंट्रीब्यूशन आप कहते हो कि कंट्रीब्यूशन आपके पास 1 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 है, तो आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, जो माइनस करके आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, इट मीन्स योर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल देखिए, सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल 16, दैट इज कंट्रीब्यूशन इज 4 रुपये पर यूनिट। इसी तरह से फर्म की टोटल सेल 50,000, वेरिएबल माइनस की 30,000, अब आपके पास कंट्रीब्यूशन बचा 20,000। अब आपका जो कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये किस किस चीज़ में काम आता है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट में काम आता है, सेलिंग प्राइस की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, आप मेक और बाय डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि ये भी कुछ मैनेजरियल डिसीजंस हैं जो कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे ले सकते हो। उसके बाद कंट्रीब्यूशन हमारा निकलता कैसे है, S माइनस V, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, या फिर एक PV रेशो का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। PV रेशो भी कैसे निकलता है, S माइनस V अपॉन S इंटू 100, क्योंकि रेशो है, रेशो परसेंटेज की फॉर्म में होता है। तो PV रेशो को हम डिटेल में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही समझना है, अगर आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एग्जाम्पल देखिए, सेल्स है 40,000,
और सेल्स यूनिट्स में है 4000, इट मीन्स व्हाट डज इट मीन, यानी कि 10 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000। अब आपको ये सारा अमाउंट के मैनर में दिया हुआ है, पर यूनिट नहीं दिया हुआ। अब हमने कहा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 40,000 माइनस 30,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 10,000, ये देखिए। उसके बाद पर यूनिट अगर हम निकालें, हमने 40,000 बाय 4,000 किया, माइनस 30,000 जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैंने 4,000 से डिवाइड किया, तो पर यूनिट आ गया 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था और 7.50 आपका वेरिएबल था। तो अब ये जो आपके पास बचा 2.50, दिस इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सेम इज़ द एग्जाम्पल 2 ऑल्सो, यहाँ पे आप पीवी रेशो की हेल्प से निकालेंगे। अब बात आती है कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में क्या कोई डिफरेंसेस हैं? यस, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होता, लेकिन कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट इंक्लूड है। जैसे आप सी माइनस एफ सी करते हो तभी प्रॉफिट या लॉस आता है, लेकिन आप प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करते हो, क्योंकि सारी लागतें माइनस करने के बाद ही आपके पास प्रॉफिट आता है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन आपका मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन प्रॉफिट आपका किस पे बेस्ड है? आपकी सेल्स और कॉस्ट पे। तीसरा हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारे प्रॉफिट्स निकालते हैं, जबकि प्रॉफिट आप कहते हो कि जब आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आप सारी रिकवर कर रहे हो तभी आता है। अब बात आती है पीवी रेशो की। पीवी रेशो को अभी हम बस थ्योरेटिकल पार्ट पे कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। व्हाट इज़ पीवी रेशो? पीवी रेशो हम कहते हैं, इसको हम कंट्रीब्यूशन रेशो भी कह सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या है? एस माइनस वी। तो अगर हम पीवी रेशो की बात करें, हम लमसम बस ये कहेंगे जितना ज़्यादा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, और जितना कम होगा उतने हमारे लॉसेस है। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम सेल करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखिए, हम कहते हैं मैंने निकालना है पीवी रेशो। पीवी रेशो मेरा ये परसेंटेज की फॉर्म में आएगा, तो मैं कह सकती हूँ एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस माइनस वी को मैंने सी कहा था, तो सी अपॉन एस इंटू 100 भी मेरा पीवी रेशो हो सकता है। ये आपका जो आएगा ये परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। सपोज़ कीजिए 40% आ गया, 50% आ गया, या आपका 80% हो गया, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये आपका आएगा पीवी रेशो। तो पीवी रेशो हमने कहा कि जितना ज़्यादा पीवी रेशो होता है उतने मेरे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, और जितना कम मेरा पीवी रेशो होगा उतने ही मेरे प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक अजम्पशन ली एस माइनस वी सी अपॉन एस इंटू 100 करके, इससे मेरा पीवी रेशो आया। सेम यही फॉर्मूला दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा हमने क्या किया था? सी माइनस वी सी करा था तो प्रॉफिट आया था, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करें तो ये भी कंट्रीब्यूशन के इक्वल है, डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स दिया हुआ है तो आप पीवी रेशो निकाल सकते हो, या सिर्फ सेल्स दिया, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ तो आप वेरिएबल कॉस्ट ना लेके बल्कि फिक्स्ड और प्रॉफिट के बेसिस पे भी पीवी रेशो निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कैलकुलेशन कैसे करनी है ब्रेक इवन पॉइंट की। कैलकुलेशन के लिए अब हम इनको डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम ब्रेक इवन चार्ट कह सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, दिस इज़ आवर ट्रेडिशनल मेथड। तो हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन लेना है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट या रेवेन्यू लेंगे। सेकंड हम कह सकते हैं कि जिसमें हम सिर्फ लाइन्स ड्रॉ करेंगे, हम सेम वही प्रोडक्शन और कॉस्ट रेवेन्यू लेंगे, तो इसमें फिक्स्ड लाइन आप कहीं शो नहीं करोगे। और थर्ड, आप सिर्फ फिक्स्ड लाइन के बेसिस पे कह दोगे और कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ करके कहते हो कि ये आपका रेशो है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम डायग्रामेटिकली एक बार करते हैं। फर्स्ट डायग्राम को करते हैं, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमने लिया वाई एक्सिस और ये है मेरा एक्स एक्सिस, एक्स 0 वाई। ये यहाँ पे मैंने लिया प्रोडक्शन, या फिर मैं कह सकती हूँ सेल्स, या फिर मैं कह सकती हूँ आउटपुट। यहाँ पे हम कहेंगे कॉस्ट या फिर रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम एक फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, ये एक पैरेलल लाइन है फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ से हम 0 से ड्रॉ करेंगे, ये है वेरिएबल कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो वो मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब हम तीसरा कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से, इस पॉइंट से, क्योंकि इतने फिक्स्ड तो आनी ही आनी है। दिस इज़ माय टोटल कॉस्ट लाइन।
अब हम बात करते हैं रेवेन्यू लाइन की। तो हम ज़ीरो सेल करेंगे तो ज़ीरो और कम सेल करेंगे तो कम। अब मैं ले गई अपनी रेवेन्यू लाइन, तो ये है मेरी दिस इज़ रेवेन्यू लाइन। अब देखिए मेरी ये कॉस्ट और रेवेन्यू की लाइन यहाँ पे कट कर रही है। इससे अगर हम नीचे आते हैं और इससे अगर हम इस पे जाते हैं, यानी कि ये मेरा वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे इतनी ही लागत है और इतने ही मेरे रेवेन्यू हैं। तो ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। आगे अगर हम कहें कि ये एक एंगल बना यहाँ पे, ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना बड़ा ये एंगल होगा उतने आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, जितना छोटा एंगल होगा उतने आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। यानी कि ये लाइन कितना ऊपर जा रही है या फिर ये वाली लाइन कितना नीचे आ रही है। तो हम कॉस्ट और रेवेन्यू के बेसिस पे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकाल सकते हैं, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम कहेंगे जो ये वाला सारा एरिया है, ये वाला मेरा प्रॉफिट एरिया, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला मैं कहूँगी मेरा लॉस एरिया है। तो ये वाला लॉस एरिया और वो आपका प्रॉफिट एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने फर्स्ट डायग्राम को किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी किया, प्रॉफिट और लॉस एरिया को भी किया। ब्रेक इवन सेल से जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि आप ब्रेक इवन तक सेल करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इससे ज़्यादा सेल करते हो तो आपके प्रॉफिट्स, ये देखिए इतनी सेल के बाद अगर आप यहाँ पे फर्दर सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इससे कम कर रहे हो तो लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंड डायग्राम सेम है, आपने वेरिएबल कॉस्ट लाइन ड्रॉ की इस तरह से, उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ की, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे साइलेंट रखा गया है, रेवेन्यू लाइन आपकी ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सेम आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सेम केस विद द थर्ड मेथड ऑल्सो। थर्ड मेथड में आपने सिर्फ फिक्स लाइन ड्रॉ की और कॉन्ट्रीब्यूशन यानी S-VC, इसीलिए मैंने सिर्फ फिक्स लाइन को दिखाया। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ कर दी। जब कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ कर दी तो रेवेन्यू भी आएगा, रेवेन्यू ड्रॉ किया, हमेशा रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट्स आएंगे। तो ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, इससे ऊपर वाला एरिया सारा प्रॉफिट और इससे नीचे सारे लॉसेस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ब्रेक इवन का डायग्राम, इसका हमने चार्ट बनाया। पीवी ग्राफ की अगर बात करें, प्रॉफिट वॉल्यूम ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ऊपर जा रहा है वो आपके प्रॉफिट्स थे और जितना नीचे जा रहा है वो आपके लॉसेस थे। तो बच्चे ये हमने किया अपना ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम, और तीसरा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने आपको एंगल बना के दिखाया था, लार्जर द एंगल हायर विल बी द प्रॉफिट्स, स्मॉलर द एंगल लोअर विल बी द प्रॉफिट्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रॉफिट एरिया को बढ़ा सकते हैं। या तो सेलिंग प्राइस कम कर देंगे या वेरिएबल कॉस्ट कम कर देंगे या फिर दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रॉफिट वॉल्यूम, ब्रेक इवन पॉइंट डायग्रामेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट के अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को हम कॉन्ट्रीब्यूटरी रेशो भी कह सकते हैं, मार्जिनल इनकम परसेंटेज रेशो भी कह सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हमने किया कि इसको हमने जब मार्जिन की बात की या ग्रोस मार्जिन बोला तो हमने कहा था S-VC करके ये निकलता है। ब्रेक इवन पॉइंट की हमने बात की, ब्रेक इवन एनालिसिस की कुछ एजम्पशंस ली, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस किए। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली हमने कहा कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे ना कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉसेस है। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन चार्ट। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली इनको कैसे किया जाता है, हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।